तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट आर द मस्ट डूज एंड मस्ट नॉट डूज फॉर योर सीए इंटरमीडिएट एग्ज़ाम्स, एंड आप कैसे अपने एग्ज़ाम में कुछ गलतियां करने से बच सकते हैं, एंड व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स यू नीड टू डू बिफोर एग्ज़ाम्स, ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर सकें एंड आपके एग्ज़ाम स्मूथली चले जाएँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या चीज़ें हमें एग्ज़ाम हॉल में कैरी करनी है। द फर्स्ट थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ द ब्लैक पेन। ब्लैक बॉल पेन आपको लेके जाना है। कम से कम 2-3 पेन ले लेना, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। साथ में एक एचबी पेंसिल ज़रूर लेना, उसी के साथ इरेज़र, एक शार्पनर ले लेना, ठीक है। स्केल 2 लेके जाना कम से कम, एक छोटा स्केल हो अपना जो प्लास्टिक वाला आता है इतनी लेंथ का रफली, और एक स्टील का स्केल ले लेना इन केस आपको बड़ी लाइन्स बनाने की ज़रूरत पड़े तो, ठीक है। इसके साथ साथ आपको एक पेपर बोर्ड चाहिए, अच्छा सा स्मूथ सा पेपर बोर्ड ले लेना इन केस अगर आपका बेंच अच्छा ना आए बाय एनी चांस, तो हम पेपर बोर्ड यूज़ कर लेंगे, ठीक है। इसी के बाद आपका एडमिट कार्ड प्रिंट कर लेना, दोनों तीनों पेजेस जितने भी होते हैं वो ले जाना साथ में, और साथ में एक आधार कार्ड की प्रिंट कर लेना बाय एनी चांस अगर ज़रूरत पड़ जाए। आई डो नॉट थिंक ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं भी लेके जाता था बट मुझे आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, बट ठीक है, कैरी कर लेना कभी ज़रूरत पड़ जाए तो। इसको छोड़ करके कैरी योर ओन वाटर बोतल, क्योंकि हो सकता है एग्ज़ाम में हमें पानी ना मिले। वैसे यूजुअली पानी की फैसिलिटी होती है वहाँ, बट स्टिल कैरी योर ओन वाटर बोतल, ठीक है। और उसी के साथ कैरी अ स्टेपलर। आपको शीट्स टाई करने के लिए थ्रेड मिलता है, बट कई बार हम टाई नहीं कर पाते, या कई बार थ्रेड से हमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो अपनी स्टेपल ज़रूर कर दो, उसके बाद थ्रेड भी बांध देना, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना। और इसी के साथ एक रिस्ट वॉच ज़रूर कैरी करना। याद रखना स्मार्ट वॉच ना हो, गलती से भी मत लेके जाना स्मार्ट वॉच। नॉर्मल रिस्ट वॉच जो होती है ज़रूर कैरी करना, इट्स अ मस्ट, बिकॉज हमें टाइम मैनेजमेंट ढंग से करना है पेपर में। तो दीज आर सम ऑफ द मस्ट कैरीज जो आप एग्ज़ाम में ज़रूर लेके जाइएगा। अब बात आती है एग्ज़ाम सेंटर हमें पहुंचना कब तक है। तो एग्ज़ाम सेंटर पहुंचने का गुड टाइमिंग, अगर आप एक छोटी सिटी में रहते हैं 10-15 मिनट पहुंचने में लगते हैं, तो जस्ट रीच 15 मिनट्स बिफोर स्टार्टिंग ऑफ योर एग्ज़ाम, यानी कि रफली 1:30 बजे तक एग्ज़ाम सेंटर पहुंच जाना। एंड अगर आप कोई बड़ी सिटी में रहते हैं जैसे दिल्ली या बॉम्बे या कोई भी और बड़ी सिटी, तो अच्छा से टाइम निकाल के निकलना, क्योंकि बाय एनी चांस अगर आप ट्रैफिक में फंस गए या बारिश आ गई, ऐसा कुछ भी हुआ, वी डू नॉट वॉन्ट टू गेट लेट फॉर द एग्ज़ाम्स। तो हमें टाइम पे पहुंचना है, तो इसलिए प्लान ढंग से प्लान करके अपने घर से निकलना और पहुंचना, ठीक है। दिस इज़ फॉर रीचिंग द एग्ज़ाम। अब 3 आवर्स और 15 मिनट्स जो है अपने पास, उसको कैसे मैनेज करना है। फर्स्ट 15 मिनट्स की प्रायोरिटी हर पेपर की अपनी रहेगी, कि हम एक तो अपने पर्टिकुलर्स फिल कर ले, अपने को जो भी आंसर शीट मिलेगी उसके अंदर पर्टिकुलर्स, जैसे कि नाम हो गया, रोल नंबर हो गया, सिग्नेचर हो गया, ये सब काम कर लेना पहले 15 मिनट में। उसी के साथ क्वेश्चन पेपर को रीड कर लेना एंड डिसाइड कि मुझे कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है चॉइस में, और उसको उसके साथ साथ एक अपनी सीक्वेंस भी बना लेना कि मुझे पहले ये क्वेश्चन करना है, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये, ठीक है। बाय एनी चांस आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मुझे कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, फॉर एग्जांपल 4th और 5th क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो कि मैं कौन सा चॉइस में छोड़ूं, इन दोनों क्वेश्चन को लास्ट में फेंक देना। बचे हुए क्वेश्चंस में से सीक्वेंस डिसाइड करना और स्टार्ट करना। ऐसा ना हो कि पेपर का 15 मिनट खत्म हो गए, 3 घंटे का टाइम शुरू हुआ और आप अपने क्वेश्चन डिसाइड करने में ही लगे हुए हो कि मैं कौन सा करूँ, और कन्फ्यूज़ हो जा रहे हो, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। दिस इज़ फॉर दी 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स। अब याद रखना, जब आप पेपर पढ़ोगे 15 मिनट वाला, आपको डर लगेगा, पैनिक होगी। क्या होगा कि एक आधा क्वेश्चन ना कुछ मुश्किल आएगा, कुछ क्वेश्चंस के अंदर एक दो एंट्रीज मुश्किल आएगी। याद रखना, ये एक आधा जो क्वेश्चन मुश्किल आता है ना, 5-7 नंबर का आता है। आईसीआई का पर्पस इतना सा होता है, यूजुअली 5-7 नंबर के क्वेश्चन के लिए बच्चे को लगाने हैं 10-12 मिनट। हम उस बच्चे को मुश्किल क्वेश्चन दे के डरा देंगे उसको, और वो 5-7 मिनट के क्वेश्चन पर 20-25 मिनट लगा के आ जाएगा, और उस क्वेश्चन में स्कोर भी नहीं करेगा। क्यों? घबरा गया, टाइम भी वेस्ट कर दिया और गलत भी करके आ गया। आईसीआई का इतना सा टारगेट है, और ये 20-25 मिनट जो खराब करे, उस चक्कर में क्या होएगा, बाकी का पेपर खराब होता है। तो रिमेंबर, 5-7 नंबर का कोई भी क्वेश्चन मुश्किल दिखे, चाहे पहले में हो, चाहे दूसरे में हो, चाहे लास्ट क्वेश्चन में हो, उस क्वेश्चन से घबराना मत। चॉइस में छोड़ सको तो छोड़ देना, अगर कंपल्शन में आ जाए बाय चांस कि करना ही पड़ेगा ये, तो उससे घबराना मत। उस क्वेश्चन को लास्ट के लिए रख देना। क्यों? क्योंकि उस क्वेश्चन में आप ले दे के जितने भी एफर्ट्स लगा लोगे ना, नंबर 1-2 ही आएंगे, या 2-3 आएंगे, या 3-4 आएंगे। मतलब कहने का मतलब नंबर उतने ही आएंगे, आप ज़्यादा नंबर नहीं स्कोर कर सकते। बट यू कैन सेव योर टाइम। अगर आप पहले ही उसको लेके बैठ गए, तो आपका मन मानेगा नहीं उस क्वेश्चन को छोड़ के आगे स्किप करने पे, है ना। तो उस क्वेश्चन को लास्ट के लिए रख देना। मार्क्स उतने ही आएंगे, बट लास्ट में आप उसको 5-7 मिनट में कर लोगे, स्टार्टिंग में लेके बैठ के तो 20 मिनट लगा दोगे, तो वो 15 मिनट फालतू वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं, आपके मार्क्स नहीं बढ़ने वाले। तो उस क्वेश्चन को लास्ट में फेंक देना, ठीक है।
दिस इज़ फॉर द डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। एंड रिमेंबर, और कोई भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में एंट्री मुश्किल आ जाए, मान लो कोई 12 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी आता है, तो रिमेंबर एक एंट्री मुश्किल आएगी या 2 आएगी, 2 एंट्री के 2 मार्क्स प्लस टोटलिंग वाला आंसर गलत हो गया तो 3 चले जाएंगे। 10 में से 7 नंबर बहुत अच्छे हैं भाई, 10 में से 6 नंबर भी बहुत अच्छे हैं। तो इस चीज़ से मत घबराना कि कोई 1-2 एंट्री मुश्किल आ गई। रिमेंबर कि मैं स्टेप मार्किंग में मार्क्स निकालूंगा या निकालूंगी। स्टेप मार्किंग इज़ ऑलवेज देयर विद यू, इट इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू, ठीक है। तो स्टेप मार्किंग में मार्क्स निकालना, क्वेश्चन से पैनिक मत करना। अगर आप घबरा गए तो आपका टाइम भी वेस्ट होएगा एंड लिख के आप उतना ही आओगे, तो कोई फ़ायदा, टाइम वेस्ट कर दिया, मार्क्स उतने ही आ रहे हैं। तो प्लीज़ सेव योर टाइम इन एग्ज़ाम, जितना आप लिख सको लिखना। अगर नहीं आ रहा तो रिमेंबर कि मुझे टाइम बचाना है, मार्क्स जा रहे हैं बट टाइम नहीं जाना चाहिए उसके साथ, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, पेपर से पैनिक नहीं होना, ठीक है। अब बात आती है एमसीक्यूज़ की। एमसीक्यू का क्या फंडा है भाई, देखो एमसीक्यू का सीधा सा फंडा, आप कभी भी सोल्व कर लो आपके प्लान के हिसाब से। स्टार्टिंग में कर लो, आधे घंटे पे कर लो, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, बट मैं रेकमेंड करता हूँ 2 घंटे का मार्क जैसे ही आ जाए ना, उससे लेट मत करना। उससे पहले कर रहे हो तो गुड इनफ, उससे लेट मत करना, कि 2 घंटे के मार्क पे आने के बाद आप कुछ भी कर रहे हो पेपर में, छोड़ के एमसीक्यू उठा लेना एक बार ज़रूर, अगर आपने नहीं उठाए तो। बिकॉज अगर आप 2.5 घंटे पे आ गए पेपर में और अब तक आपने एमसीक्यू नहीं उठाए बाय चांस, तो आपका 30 नंबर का पेपर अभी भी बाकी है, और एमसीक्यू में अगर टाइम लग गया तो आप बहुत रिग्रेट करोगे एमसीक्यू छोड़ के आने पर। तो इट्स नॉट सजेस्टेबल, इसलिए 2 घंटे का मार्क जैसे ही आए आपकी घड़ी के अंदर, तो वहाँ पे सब कुछ छोड़ के एक बार एमसीक्यू उठा लेना और उनको पूरा कर लेना, फिर बचाओ पेपर अपना लिखते रहना, ठीक है। उससे पहले एमसीक्यू कर रहे हो तो इट इज़ एज़ पर योर प्लान, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड, बट 2 घंटे से लेट मत करना, कहने का मतलब इतना है, ठीक है। तो दिस इज़ फॉर एमसीक्यूज़। अब याद रखना, देखो पैनिक होने का सीधा सा फंडा है। आप एक चीज़ सोचो, आपके सामने शेर आ गया या कोई सांप आ गया, आपको पता है मारेगा मेरे को, तो भाई कोई काँप रहे हो, ऐसे ऐसे काँप रहे हो, वहाँ खड़े होकर घबरा रहे हो, कोई फ़ायदा है क्या उसका? नहीं। आप उस टाइम पे क्या करोगे, आप सोचोगे कि भाई इससे बच के कैसे निकलूँ। सेम आईसीआई के साथ है, वहाँ पे अगर काँपने लग गए, बैठ के घबराने लग गए, पैनिक होने लग गए, तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और वो शेर आपको मार देगा। हमें मरना नहीं है, ठीक है। सीधा सा फंडा यही है। तो क्या करेंगे हम, उस टाइम पे सोचेंगे कि भाई क्वेश्चन आ गया मुश्किल, अब मैं मैक्सिमम क्या कर सकता हूँ इस क्वेश्चन में मार्क्स निकालने के लिए। जो भी मैक्सिमम स्टेप मार्किंग से निकाल सकते हो निकाल लेना, घबराना मत। घबरा गए तो टाइम वेस्ट होएगा, क्वेश्चन में नंबर भी नहीं आएंगे एंड वेस्ट करके आओगे अपना पेपर। प्लीज़ डू नॉट डू दैट, ठीक है। तो अच्छे से सोच समझ के शांति से पेपर करना, आराम से करना, अच्छा जाएगा। अब बात आती है 2 बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स की, दैट इज़ टैक्सेशन एंड एफएमएसएम। इन पेपर्स में दिक्कत क्या होती है कि हमें सेट ए और सेट बी मिलता है, इनकम टैक्स और एफएम के लिए सेट ए और जीएसटी और एसएम के लिए सेट बी, यूजुअली ऐसा ही होता है। तो आपको ये सेट मिलेगा। अब दिक्कत क्या आएगी कि आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, सेट ए में करूँ, सेट बी में करूँ। वैसे ओब्वियसली पता होगा कौन से में करना है, बट वहाँ पे इतनी सारी शीट्स हमारे पास हाथ में हो जाती है ना कि समझ नहीं आता कैसे करें। तो इन 2 पेपर पे थोड़ा क्वेश्चन रखना, थोड़ा सा कॉशियस होकर के, थोड़ा शांति से ऑर्गेनाइज होकर पेपर करना। क्यों? क्योंकि पहले मैं तो सजेस्ट करता हूँ आप इनकम टैक्स और एफएम का स्टार्ट कर लो, क्योंकि गलती पता है क्या कई बार क्या हो जाती है, एफएम की शीट के अंदर हम एसएम का सोल्व कर देंगे, जीएसटी में इनकम टैक्स का सोल्व कर दिया, वो भैया चेक नहीं करते वो उस चीज़ को, ठीक है। तो वो गलती मत करना, इसलिए थोड़ा ऑर्गेनाइज होकर करना। जीएसटी और एसएम की शीट आए ना, उनको रिस्पेक्टिवली उन पेपर्स में साइड में रख देना। पहले पहले उठाएंगे इनकम टैक्स और इधर से उठाएंगे पहले एफएम। पहले हम इनको सोल्व करेंगे और रफली 1 घंटा 20-25 मिनट का मार्क लेके चलना, ठीक है। अब 20 मिनट लगा करके दोनों के, यानी कि इनकम टैक्स से इधर से और इधर से एफएम, इनके उठा लेना एमसीक्यू। 1 घंटा 40 मिनट तक आपका ये रिस्पेक्टिवली फर्स्ट सब्जेक्ट्स पूरे हो जाने चाहिए, ठीक है। अब अगले 15 से 20 मिनट में इधर से जीएसटी के एमसीक्यू करना, इधर से एसएम के एमसीक्यू करना। अब बचेगा 1 घंटा। उस 1 घंटे में यहाँ से अब तक आपका इनकम टैक्स पूरा हो गया और एमसीक्यू पूरे हो गए, और इस वाले पेपर में आपका एफएम पूरा हो गया और एमसीक्यू पूरे हो गए। तो अब आप एफएम की शीट या इनकम टैक्स की शीट को रख सकते हो साइड में, एमसीक्यू शीट्स को साइड में रख सकते हो। अब आपके हाथ में सिर्फ होगा जीएसटी का पेपर, जीएसटी की शीट, और इधर साइड से एसएम का पेपर, एसएम की शीट, और 1 घंटा बाकी होगा। तो शांति से अपना बचा हुआ 1 घंटे में 35 नंबर का डिस्क्रिप्टिव पेपर कर लेना। दिस शुड बी योर स्ट्रेटजी फॉर बोथ दी एग्जाम्स, जीएसटी और अपना जो इनकम टैक्स है जीएसटी है, और इधर से एफएमएसएम का। दिस शुड बी योर स्ट्रेटजी फॉर दिस, बिकॉज इसमें ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी पेपर्स का ऐसा स्ट्रेटजी का इतना कोई इशू आता नहीं, ठीक है। अब हो गए भाई हमारे एग्ज़ाम पूरा। तो एग्ज़ाम पूरा होने के बाद दोस्तों के साथ डिस्कस करने मत बैठ जाना, यार ये क्वेश्चन मुश्किल था। मान लो आपको कोई क्वेश्चन मुश्किल लगा, दोस्त का सही हो गया, वो बोलेगा अरे इसका तो ईजी आंसर था। तो आपके साथ क्या होगा, आपको
सेल्फ डाउट आ जाए, अरे यार मेरे को तो आता था, मैंने आया हुआ आंसर गलत कर दिया। घर आगे आंसर चेक मत करना, क्यों? अगले पेपर के अंदर फिर आप वही सोचते रहोगे। एक एक पेपर में 1.5 दिन तो भाई मिलता है, उसमें से आपने कोई आंसर अगर बाई चांस गलत कर दिया तो अगले पेपर में आप उसी के बारे में 2-3 घंटे सोचने में लगा दोगे। तो उससे क्या होएगा, दूसरा पेपर भी खराब, दूसरा खराब होएगा तो तीसरे में सोचोगे। तो इट्स नॉट सेंसिबल। तो प्लीज़ प्लीज़ किसी से डिस्कस मत करना, आंसर्स चेक मत करना। अब आप जैसे ही पेपर करके घर पे आओगे तो आपको यूट्यूब पे मिलेंगे कुछ गुरु। वो लोग क्या करेंगे भाई, पेपर उसी दिन जो पेपर हुआ उसको खोल के बैठ जाएंगे, पेपर रिव्यू देने बैठ जाएंगे, पेपर डिस्कशन करने बैठ जाएंगे। प्लीज़ भाई मेरी रिक्वेस्ट है, उनकी वीडियोस मत देखना। 6 के 6 पेपर ख़त्म हो जाए उसके बाद जितनी मर्जी रिव्यूज़ देखने देखना, बट पेपर वाले दिन आते ही ये काम करने मत बैठना। अगला पेपर आपका वेट कर रहा है तो उसकी स्टडी करना, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। दिस शुड बी योर प्रायोरिटी। घर आते ही उस पेपर की क्वेश्चन पेपर को, उसकी किताबों को कोने में फेंक देना और दूसरे की किताबें उठा लेना शांति से, ठीक है। दिस शुड बी योर प्रायोरिटी। गलती से भी ये डिस्कशन वीडियोज़ ये सब मत देखना पेपर से आने के बाद, ठीक है। टाइम वेस्ट मत करना अपना, इतनी सी बात कहना चाहता हूँ। अब याद रखना, आपकी हेल्थ आपकी प्रायोरिटी है। 6 से 7 घंटे ज़रूर सोना। मेरे साथ क्या होता था प्रिपरेशन के डेज़ में, कुछ दिन में 4-5 घंटे सोता था सिर्फ। तो क्या होता था कि अगले दिन मैं क्वेश्चन सोल्व ही नहीं कर पाता था, बिकॉज़ मैं इरिटेट हो जाता था, दिमाग नहीं चलता था। बट उस दिन 6-7 घंटे ढंग से सो लेता था तो उसके नेक्स्ट डे मेरे क्वेश्चन सोल्व होने लग जाते थे। तो ये कोई जादू तो है नहीं, इट्स जस्ट दी बेनिफिट ऑफ स्लीप। तो आप ढंग से सो के जाना पेपर में, कम से कम भी आई रिकमेंड 6.5-7 घंटे की नींद लेकर के जाना। योर माइंड विल बी वेरी रिफ्रेश्ड। 6 बजे उठ जाना पेपर वाले दिन, 6 घंटे अच्छे से पढ़ाई करते रहना, 6 बजे से सुबह 12 बजे तक। उसके बाद अपना पेपर दे देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट स्लीप ढंग से लेना, अपनी डाइट अच्छे से रखना, कुछ बाहर का उल्टा सीधा मत खाना, ठंडा मत खाना। गले ख़राब हो गए, खांसी होगी, जुकाम हो गया, ऐसा कुछ भी हुआ तो परफॉर्मेंस ख़राब होती है, ठीक है। रिमेंबर दैट, ठीक है। अब बात आती है कि भाई आपने इतने महीने अच्छे से स्टडी करी, अपनी मेहनत करी, प्लान बनाए, ये किया वो किया, इतने सेक्रीफाइस करे, तो इन डेज़ की इंपॉर्टेंस को मत भूलना। दीज आर योर टेस्ट डेज़ और कुछ भी नहीं है। आपके जेन्युइनली बताऊँ, अगर जेन्युइनली बताऊँ, अगर मैं बोलूँ कि मेरी रैंक कैसे आई थी, तो मेरी रैंक लास्ट 10 दिनों में नहीं आई थी। मेरी रैंक आई थी पिछले 6 महीने की प्रैक्टिस से, ठीक है। तो आपका भी जो रिज़ल्ट आएगा वो पिछले 4-5 महीने की प्रैक्टिस से आएगा। तो घबराना मत, इसलिए इन दिनों में अपनी अच्छे से प्रैक्टिस करो। पिछले 6 महीने 8 महीने जितनी भी स्टडी करी उसकी रिस्पेक्ट करो एंड अच्छे से अपने पेपर लिख के आओ। यू डू नॉट हैव टू बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। आप अच्छे से अपना पेपर लिखो, जितना आता है अच्छे से लिखो, जितना उसको बता के आना एग्जामिनर को कि देख मुझे ये सेक्शन पता है, वो सेक्शन पता है, सब बता के आओ, बट ऑब्वियसली टाइम मैनेज करते हुए। तो आप अच्छे से बताओ, आपने अच्छे से मेहनत करी, आपने अच्छे से प्लान भी किया था, यू डिड एवरीथिंग गुड, आपने जितना आप कर सकते थे यू डिड इट एंड दैट इज़ वेरी गुड। अब आप अच्छे से अपने पेपर दो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जस्ट गिव योर एग्ज़ाम्स अच्छे से एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। आपको कोई भी डाउट हो या क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट्स में डाल देना। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके एग्ज़ाम्स के दौरान यूट्यूब पे एक्टिव रहूँ आप लोगों के साथ, एंड आई ट्राई टू ब्रिंग 1 or 2 persons एज वेल जो कि हेल्प करेंगे आपके जनरल डाउट सोल्व करने में। सो विल ट्राई टू डू दैट, बट ऑब्वियसली याद रखना कि ये आपकी लड़ाई है, आपको लड़ना है एंड यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट। डो नॉट बी अफ्रेड और पैनिक्ड। अच्छे से पेपर दो, ऑल द बेस्ट एंड ट्रस्ट मी यू विल डू गुड। एग्ज़ाम्स मुश्किल लगते हैं। मेरे FM/SM के पेपर में आई वॉज थिंकिंग कि 40-50 नंबर आएंगे, आई स्कोर्ड 78 मार्क्स। तो घबराना नहीं, और ICI ग्रेस देता है मुश्किल पेपर में। सो डू नॉट बी अफ्रेड, अच्छे से पेपर दे के आओ, एवरीथिंग विल बी गुड। एंड यही था गाइज इस वीडियो के लिए। अगर आपको कोई भी और भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछ लेना। आई ट्राई माई बेस्ट जल्दी से रिस्पॉन्ड करूँ। एंड एग्जाम्स के बाद हम मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टडी हार्ड एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।